हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे नोवेनाचल कंडेंसेशन या नोवेनाचल रिएक्शन या नोवेनाचल अभिक्रिया के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले तो जनरल बात देख लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन कि नोवेनाचल रिएक्शन में होता क्या है। जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में वो देख लीजिए। इट इज़ अ बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन बिटवीन एन एल्डिहाइड और अ कीटोन एंड एन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो नोवेनाचल रिएक्शन जो है वो दरअसल एक संघनन अभिक्रिया है जो कि क्षार द्वारा उत्प्रेरित या बेस कैटलाइज्ड संघनन है किनके बीच में, एक एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में तथा एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के बीच में। तो यानी एक एल्डिहाइड या कीटोन हो और एक सक्रिय मिथिलीन यौगिक के बीच में संघनन की अभिक्रिया कंडेंसेशन हो जो कि बेस के द्वारा कैटलाइज्ड हो, ऐसे रिएक्शन को नोवेनाचल रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन। ये एल्डोल अभिक्रिया का एक मॉडिफिकेशन है, उसका एक अलग सा रूप है। बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स शो दिस रिएक्शन टू यील्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एज प्रोडक्ट। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड इस अभिक्रिया को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और अल्फा बीटा एंड अनसैचुरेटेड यौगिक जो है वो उत्पाद के रूप में देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि एक्टिव मिथिलीन यौगिक किन्हें कहा जाता है। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, मिथिलीन यानी जिसके अंदर CH2 ग्रुप हो और वो सक्रिय मिथिलीन यौगिक हो। सक्रिय या फिर एसिडिक भी कहते हैं, यानी अम्लीय या सक्रिय दोनों वर्ड मिथिलीन ग्रुप के साथ यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ऐसे CH2 ग्रुप जिसके जो CH बंध, इस CH2 के जो CH बंध हैं इसको आसानी से तोड़ा जा सके और हाइड्रोजन को H+ के रूप में निष्कासित किया जा सके और ये जो कार्बन है वो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले ले और C- में परिवर्तित हो जाए, यानी एनायन के रूप में यहाँ इस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के कार्बन को परिवर्तित किया जा सकता है और हाइड्रोजन को आसानी से H+ के रूप में निष्कासित कर सकते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में। आप जान लीजिए कि एक्टिव मिथिलीन यौगिक वो होते हैं जब CH2 के साथ जुड़े हुए दोनों समूह जो Z और Z' यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये प्रबल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग यानी आकर्षी समूह, अगर ये Z और Z' अगर प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो तो ये CH2 ग्रुप जो है वो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कि हैलोजेंस, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे द्विबंध के साथ वाले यौगिक जैसे समूह जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप, जैसे साइनो ग्रुप, इस तरह के जो समूह हैं वो अगर CH2 ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं दोनों साइड में, जिनमें कि डबल बॉन्ड हो खास तौर पे, या फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, विद्युत ऋणी समूह हो अगर यहाँ जुड़े हुए हों, जैसे कि अभी आपको बताया नाइट्रो हो, CHO हो, एस्टर समूह हो इत्यादि समूह अगर जुड़े हुए हों जिनमें कि डबल बॉन्ड हैं, या फिर हैलोजेंस हो तो वो इस CH2 ग्रुप को सक्रिय बना देते हैं क्योंकि इसके कार्बन हाइड्रोजन बंध CH2 ग्रुप के तब दुर्बल हो जाते हैं और क्षार के द्वारा इनको H+ के रूप में निष्कासित किया जाता है। ये जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं और तरह तरह के संश्लेषण में इनका उपयोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, यानी तरह तरह के कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स माने जाते हैं। The base used in this reaction is ammonia और प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन। जो क्षार हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्षार उत्प्रेरित या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, वो या तो एमोनिया होती है या प्राइमरी एमीन होता है या फिर सेकेंडरी एमीन होता है। ओवरऑल जो नोवेनाचल रिएक्शन है उसको इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। यहाँ देखिए R और R' जो है एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं जो कि सेम एल्काइल ग्रुप हो या एक दूसरे से भिन्न हो, या फिर वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि Z एंड Z' जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया था आपके साथ कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं, ताकि जो ये CH2 ग्रुप है ये एक एक्टिव या सक्रिय मिथिलीन ग्रुप हो जाए जिसमें से H+ का निष्कासन आसानी से हो सके और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ सके।
तो ये जो आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ इस CH2 के का रिएक्शन हुआ, और ओवरऑल जो शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं वो इस तरह से देखिए, यहाँ से H2 और यहाँ से O, इनको निकाल के H2O निकाल के इस कंपाउंड को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मैकेनिज़्म नहीं है। इसका मैकेनिज़्म समझने के लिए या इस रिएक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए आइए देखते हैं और जानकारियाँ। डोबनर मॉडिफिकेशन होता है नोवेनेचल रिएक्शन में इफ़, देखिए इफ़ नोवेनेचल कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। यदि नोवेनेचल रिएक्शन को नोवेनेचल संघनन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? संघनन क्योंकि इसमें आपने देखा H2O का निष्कासन होता है, इसलिए इसको संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। आपको मालूम है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, मैं आपको इसे नेक्स्ट पहले वाली स्लाइड में दिखाती हूँ कि ये दो मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और उन दोनों के जुड़ने पर जो कंपाउंड बना उसके बनने के दौरान एक छोटा मॉलिक्यूल H2O इसमें से निष्कासित हुआ, ऐसी अभिक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए जब नोवेनेचल रिएक्शन को यदि हमने पिरिडीन की उपस्थिति में करवाया, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और ऐसे मॉडिफिकेशन को इस तरह से जो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं उसको डोबनर मॉडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जब आप जैम या नेट दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो भी इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए एल्डिहाइड लिया है, मैलोनिक एसिड लिया है। मैलोनिक एसिड में 2 COOH ग्रुप है, ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। COOH ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है ये दोनों, और ये 2 COOH ग्रुप, इसलिए ये जो CH2 है सक्रिय मिथिलीन यौगिक है। क्षार लिया है पिरिडीन और उसके बाद ये कंपाउंड बनता है। आप देखें कि इस कार्बन पर एक ही कार्बन पर 2 COOH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए ये एक अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। हल्का गर्म करने पर CO2 इसमें से निकल जाता है। एक CO2 निकल गया तो ये एक COOH बचा, क्योंकि CO2 निकल गया तो अपना हाइड्रोजन उसने इस कार्बन पर छोड़ दिया, तो एक COOH बच गया, दूसरे COOH का CO2 निकल गया और हाइड्रोजन इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर बच गया, तो ये अपना क्रोटोनिक एसिड। इस एग्जाम्पल में एसिटाल्डिहाइड और मैलोनिक एसिड दोनों के रिएक्शन से बेस की उपस्थिति में यानी पिरिडीन की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन के बाद नोवेनेचल रिएक्शन के द्वारा क्रोटोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो मॉडिफिकेशन इसको नोवेनेचल में भी पढ़ा जाता है, नोवेनेचल में पूछा जाता है, लेकिन असली बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि ये डोबनर मॉडिफिकेशन ऑफ नोवेनेचल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कीटोन्स डोंट शो नोवेनेचल रिएक्शन विद मैलोनिक एस्टर। देखिए ये मैलोनिक एस्टर के साथ वो रिएक्शन नहीं करते हैं, बट दे कैन रिएक्ट विद मोर एक्टिव साइनो एसिटिक एसिड और इट्स एस्टर। तो ये साइनो एसिटिक एस्टर है, कीटोन जो है वो मैलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। देखिए ये मैलोनिक एसिड है और मैलोनिक एस्टर तब होगा COOH का जब एस्टरिफिकेशन होगा, COOR यहाँ लगा होगा, तो वो मैलोनिक एस्टर के नाम से जाना जाता है। तो कीटोन्स जो है वो मैलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अगर साइनो एसिटिक एसिड या इसके एस्टर यहाँ पर है तो उनके द्वारा कीटोन का रिएक्शन होता है और इस प्रकार से यौगिक जो है आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं मैकेनिज्म। नोवेनेचल कंडेंसेशन रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है। ड्यू टू विच द इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट। इस वजह से जो है अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी जो रिएक्टेंट है उसकी तरफ ये जो साम्य है वो इधर की ओर झुका हुआ होता है, यानी प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज़ लो, क्योंकि साम्य जो है वो लेफ्ट की बाईं ओर झुका हुआ होता है, यानी उत्पाद ज़्यादा रूप में ज़्यादा नहीं बनता, तो यील्ड जो लब्धि है उत्पाद की वो कम होती है। आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, सामने की तरफ फॉरवर्ड कम और बैकवर्ड ज़्यादा, इस प्रकार से। तो ये बाईं ओर झुका हुआ है और उत्पाद जो है इसमें कम बनता है, इसका निर्माण कम होता है।
कोप यूज्ड बेंजीन एज अ सॉल्वेंट। देखिए ये जो कमी है कि उत्पाद कम प्राप्त होता है नवनजल रिएक्शन से, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कोप ने एक विधि यूज़ की। कोप यूज्ड बेंजीन as the solvent and removed water from the reaction mixture। कोप ने बेंजीन को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया और जल जो बनता है, देखिए प्रोडक्ट में इसके अंदर वाटर निकलता है, कंडेंसेशन अभिक्रिया है, तो जल निकलता है, उसको रिमूव, उसको हटाने का, साम्य में से हटाने का काम उसने डीन स्टार्क एपरेटस के इस्तेमाल के द्वारा किया। दिस टाइप ऑफ नवनजल कंडेंसेशन या रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोप नवनजल रिएक्शन। जब हम डीन स्टार्क एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं और बेंजीन को सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बनने वाले साइड प्रोडक्ट वाटर को हम निष्कासित करते हैं, तो जैसे ही एक प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट है वो इसको हटा लिया जाए मीडियम में से, माध्यम में से, तो ये सामने जो है सामने की ओर बढ़ने लगता है ताकि और वाटर मॉलिक्यूल बने। वाटर मॉलिक्यूल और तभी बन सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है उससे उत्पाद की लब्धि ज़्यादा हो जाएगी और सामने जो है वो सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर रिएक्शन मूव करने लग जाएगा। और इस प्रकार के जो मैकेनिज्म को हम, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कोप नवनजल रिएक्शन कहते हैं। इन सभी अभिक्रियाओं का जो मैकेनिज्म है वो सेम है, चाहे वो डोबनर मॉडिफिकेशन हो, कोप नवनजल रिएक्शन हो या नवनजल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, उनका जो मैकेनिज्म है वो एक समान है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नवनजल रिएक्शन। पहला स्टेप, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो पहला है कि जो एक्टिव मिथिलीन यौगिक है, ये रहा एक्टिव मिथिलीन यौगिक, ये मिथिलीन ग्रुप, इसमें दो COOH ग्रुप हैं। COOH में C डबल बॉन्ड O और OH है, तो ये COOH में C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो गया जिसमें से H+ का निष्कासन किसी क्षार के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय अ बेस फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन यौगिक, तो H+ को निकालने के लिए क्षार की आवश्यकता है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ये रहा। तो पहले स्टेप ने क्षार के द्वारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से एक प्रोटॉन का निष्कासन हुआ, जिसके फलस्वरूप फॉर्मेशन ऑफ एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो एक एनायन का निर्माण हुआ। क्योंकि H+ निकला है तो C- ही बचा रहेगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज था 0, तो +1 निकल गया तो -1 बचा। तो ये जो -1 एनायन बचा है यहाँ, ये जो स्पीशीज़ है ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है नेक्स्ट स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्षार के द्वारा एक्टिव मिथिलीन यौगिक से प्रोटॉन का निष्कासन हुआ, जिसके फलस्वरूप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी नाभिक स्नेही या एनायन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है उसमें हम आइए देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायनिक इंटरमीडिएट, ये दूसरा स्टेप है। इसमें जो एनायन बना था वो पहले स्टेप से आया था। ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन है। इसका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पाई बंद के इलेक्ट्रॉन उसने अपनी ओर खींचे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा डेल्टा- और कार्बन के ऊपर डेल्टा+ चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो C- जो पहले स्टेप में बना था कार्बन आयन, वो इस पर उसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही आक्रमण आप लिख सकते हैं इस एरो के ऊपर जब आप नोट्स बनाते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक Nu- ATTACK लिख सकते हैं इस एरो के ऊपर, जिसके फलस्वरूप जो है देखिए आप, ये O डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर गए और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने लिए, तो O- डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये R ग्रुप ये रहा, और ये CH ने इस कार्बन के साथ बनाया, तो ये वाला बॉन्ड नया बना है। तो स्टेप 2 के आखिर में इस तरह से एक एनायनिक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। स्टेप 3 में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में होता है प्रोटोनेशन एंड डिहाइड्रेशन। जो पहले स्टेप में प्रोटॉन निकल के गया था, वह अब थर्ड स्टेप में आके ये इस O- जो कि यहाँ बना है वो इस पे OH पे जाके जुड़ जाता है। ये माइनस ये प्लस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो OH बन गया। लेकिन आप देखिए कि यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यानी ये संयुग्मित C डबल बॉन्ड O है, संयुग्मित द्विबंध, ये डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ जो कि ये है। तो संयुग्मित द्विबंध के निर्माण के लिए ये जल का निष्कासन यहाँ से वाटर का मतलब इस तरह से डिहाइड्रेशन, वाटर का एक्सपल्शन ईजी हो जाता है, क्योंकि इस यौगिक में जो हमें मिलता है थर्ड स्टेप के आखिर में इसमें C डबल बॉन्ड C है, उसके बाद नेक्स्ट वाले इसी कार्बन पे है COOH, 2 COOH हैं। तो ये COOH देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह की श्रृंखला बन रही है, इसलिए जल का निष्कासन या डिहाइड्रेशन इसमें आसानी से होता है। प्रोटोनेशन भी आसानी से होता है क्योंकि H+ जो है वो मीडियम में है और O- जो है इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। स्टेप 4 जो है उसमें डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है। यदि एक ही कार्बन पर 2 COOH ग्रुप हैं तो ज़रा सा गर्म करने पर देखिए इसी मॉलिक्यूल को इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों जो COOH ग्रुप्स हैं वो इसी कार्बन पर हैं और आप देख सकते हैं कि ज़रा सा गर्म करने पर ये जो डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर CO2, उसका निष्कासन होता है, -CO2 इसमें से निकल कर गया। तो ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पर आ गया, तो ये CH यहाँ पर हो गया और COOH यहाँ पर दूसरा ग्रुप यहाँ पर रह गया। तो इस प्रकार से स्टेप 4 के आखिर में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। यदि 2 COOH ग्रुप हों तो जाके डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अगर 2 COOH ग्रुप नहीं हैं तो आप देख सकते हैं इससे पहले वाले स्टेप में ही यहाँ पर ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका सबस्ट्रेट किस प्रकार से है उस प्रकार से ही रिएक्शन होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम नॉन नेचुरल रिएक्शन का। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इनका। सभी एग्जाम्पल में आप देखिए, ये देखिए C डबल बॉन्ड O है एल्डिहाइड या कीटोन का, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का CH2 है। यहाँ पर 2 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है यहाँ का H2 और यहाँ का O चला गया और इन दोनों के बीच में जिनमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन चले गए और इस कार्बन में से 2 बॉन्ड लिए हुए जो ऑक्सीजन चला गया, तो इसमें C डबल बॉन्ड C, ये वाला कार्बन ये है और ये वाला कार्बन है, वो ये दोनों कार्बन है। इस तरह से हमको बेस की उपस्थिति में नॉन नेचुरल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये एक्टिव मिथिलीन कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटा के H2 का निष्कासन आप शॉर्टकट में दिखा सकते हैं और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से ये C डबल बॉन्ड O है, ये एक्टिव मिथिलीन यौगिक है और इस CH और इस CH2 जो यहाँ पर था इसमें इन दोनों के बीच में से आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन चले गए और इसके दोनों हाइड्रोजन चले गए, इसका ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर 2 COOH ग्रुप होंगे, लेकिन फिर पिरिडीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन हुई है, डोबनर मॉडिफिकेशन है और इसमें देखिए 2 COOH में से एक CO2 भी इसमें से निकल गया और यहाँ पर तो जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकली हैं, एक है 2 मॉलिक्यूल्स, एक तो H2O और दूसरा निकला है CO2, जो कि इससे पहले भी आपने इस प्रकार के एग्जाम्पल्स इस वीडियो में देख लिए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एक्टिव मिथिलीन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और क्योंकि इस एक्टिव मिथिलीन कार्बन पर 2 COOH हैं जो कि आसानी से एक निकल सकता है, तो एक ये वाला COOH ये रहा, ये CH ये रहा और ये जो एक COOH यहाँ पर है और ये जो C जो है वो ये रहा और दूसरे COOH का हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको पिरिडीन की उपस्थिति में इस प्रकार से डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक ही कार्बन पर दोनों COOH ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नॉन नेचुरल रिएक्शन समझ में आया होगा, इसके एग्जांपल्स समझ में आए होंगे और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।